about profit, all about profit, all about profit, all about profit. Organ donation is the service to nation. Donate, donate, donate. अंगदान एक महादान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी भी डोनेशन पर डाउट हो जाए या उसमें अनएथिकल काम होने लगे तो ऐसे बेतुके इल्जाम लगना स्वाभाविक है। जैसे ऑपरेशन में मेरी किडनी निकाल ली, मेरी किडनी बेच दी। ऐसी खबरें हमने देखी हैं, लेकिन ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जटिल प्रक्रिया को देखते हुए हास्यास्पद लगती है। ऐसा करना इम्पॉसिबल है और आजकल सख्त लीगल प्रोसेस और कानूनी प्रतिबंधों के कारण ये एक इमेजिनेशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या बिना कंसेंट के डॉक्टर मरीज का कोई अंग निकाल सकता है? क्या अंग बेचे जा सकते हैं? क्या बिना मैच किए ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है? कौन ऑर्गन डोनेट कर सकता है? और क्या किसी भी सेटअप में कोई भी डॉक्टर इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहला ट्रांसप्लांट जो हमारे जहन में आता है वो है गणेश जी का सिर, जो लॉर्ड शिवा ने किया था। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में मूर्स लेग का भी जिक्र आता है। तो ये थे पहले ट्रांसप्लांट जिनका जिक्र है माइथोलॉजी में। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड ट्रांसप्लांट 600 बीसी में इंडिया में हुआ सुश्रुता द्वारा। नई नाक बनाने के लिए उन्होंने माथे का स्किन लिया और पहली प्लास्टिक सर्जरी कर डाली। 1869 में जैक्वेस लुइस ने पहला स्किन ग्राफ्ट किया। मॉडर्न ट्रांसप्लांट एरा की बात करें तो 1954 में बॉस्टन में जोसेफ मरे ने पहला आइडेंटिकल ट्विन किडनी ट्रांसप्लांट किया, यानी कि जेनेटिकली एक जैसे जुड़वा बच्चों में ये ट्रांसप्लांट किया गया। जेनेटिकली एक जैसे होने के कारण ही ये ट्रांसप्लांट 8 साल तक बिना दवा के चला। 1963 में कीथ ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और एक चिंपैंजी की किडनी एक ह्यूमन को लगा दी, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। कुछ ही दिनों में मरीज की मौत हो गई। 1967 में आई एक क्रांति जिसमें क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में हार्ट ट्रांसप्लांट करके दुनिया को हैरान कर दिया। 1968 में एक नई चीज खोजी गई, ब्रेन डेथ। जी हाँ, हार्वर्ड में ब्रेन डेथ क्राइटेरिया आया जिसने गाइडलाइंस दी कि कब हम मरते हुए व्यक्ति के ऑर्गन ले सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, रिश्तेदारों की सहमति के बाद। 1978 में आई नई क्रांति इम्यूनोसप्रेशन में, यानी कि ट्रांसप्लांट में यूज होने वाली दवाओं पर साइक्लोस्पोरिन दवा की खोज हुई और इसको इंट्रोड्यूस किया गया ट्रांसप्लांटेशन में। इसने रेवोल्यूशन ला दी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की जिंदगियां और ज्यादा बढ़ने लगी। इंडिया में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 1971 में सीएमसी वेल्लोर में। ऑर्गन का सोर्स क्या है, इसके आधार पर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं इन ऑर्गन्स को कैटेगराइज करने के लिए। पहला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है खुद से खुद को, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग में आज तक होता है। फिर है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट होता है ट्विंस में जो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए उनको आइसोग्राफ्ट बोला जाता है। एलोग्राफ्ट होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक, यानी कि सेम स्पीसीज में। और जीनोग्राफ्ट होता है डिफरेंट स्पीसीज में, जैसे एनिमल से ह्यूमंस तक। ह्यूमंस टू ह्यूमंस यानी कि एलोग्राफ्ट सबसे ज्यादा प्रचलित और व्यवहारिक सिस्टम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाइव और कैडेवरिक। लाइव यानी कि जिंदा रहते हुए अंगदान किया, जैसे हमारी किडनी है, क्योंकि ये 2 होती हैं, दोनों तरफ एक एक, इसलिए एक किडनी देने में मरीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरह से लीवर का एक पार्ट भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि लीवर में रीजेनरेटिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। बाकी सभी ऑर्गन्स कैडेवरिक डोनर्स होते हैं, जो ब्रेन डेड होने पर और पेशेंट के रिलेटिव्स से प्रॉपर कंसेंट के बाद ही टीम ऑफ डॉक्टर्स हार्ट, लंग, लीवर, किडनीज, पैंक्रियास, आइज और स्किन डोनेट करते हैं। ये अंग डिफरेंट पेशेंट्स को मैच करके लगाए जाते हैं। इन ऑर्गन्स पर
किस मरीज का पहला हक है, ये डिसाइड होता है एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से, जिसे हम कहते हैं नोटो, यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्ट्रिक्ट वेटिंग लिस्ट के आधार पर चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पहले हुआ उसी को पहला हक होगा। इंडिया में केवल ब्लड रिलेटेड व्यक्ति ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। ये रूल इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक धंधा बना लिया और ऑर्गन ट्रैफिकिंग शुरू कर दी। मिडलमैन किसी को भी पैसे का लालच देकर ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार कर लेता और फिर आए 2 ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम्स, जिसमें एक गुरुग्राम स्कैम और एक अमृतसर स्कैम के नाम से मशहूर हुआ। इसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग के सबूत मिले। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सख्ती जरूर है, लेकिन इसमें एक छूट दी गई जिसको बोला गया ऑर्गन स्वैप डोनेशन लॉ। इस लॉ के अंतर्गत आपसी सहमति और लीगली 2 डोनर्स क्रॉस डोनेट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, जिससे ज्यादा मैच करने वाला अंग रिसिपिएंट को लगाया जा सके और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़ी कम हो। वर्ल्ड वाइड और इंडिया में खास तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है, वो है जेंडर डिस्पैरिटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये देखा गया है कि 70% ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, जिनमें मुख्यतः माँ, पत्नी और दादी अंग देती हैं। और ऑर्गन रिसीव करने वालों में कौन होते हैं? 70% मेल्स। अब जानते हैं कि रिसिपिएंट्स कौन होते हैं। ये लोग होते हैं जिन्हें ऑर्गन दिया जाता है। ये लोग ज़्यादातर अपनी गलतियों के कारण अपने अंग खराब कर लेते हैं। किडनी डैमेज के मुख्य कारण हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओवर द काउंटर खरीदी गई एनाल्जेसिक दवाएं। जेनेटिक डिजीज और ऑटोइम्यून डिजीज कुछ अन्य कारण हैं। लीवर और पैंक्रियाज का सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल और लंग्स और हार्ट के लिए। सो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रीजंस आर प्रिवेंटेबल, जो कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके रोके जा सकते हैं। कोई भी अंग किसी को नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी कि HLA टाइपिंग होती है और बॉडी के बाहर इन विट्रो क्रॉस मैच रिसिपिएंट्स के सेल्स और डोनर के प्लाज्मा में होता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि ऑर्गन देने वालों को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कम्युनिकेबल है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, या ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको कैंसर दे सकता है, यानी कि कोई भी कैंसरस प्रोसेस। टेस्ट होने के बाद अब बारी आती है प्रिपरेशन ऑफ डोनर्स और रिसिपिएंट्स की। डोनर की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है कि ये उसकी ज़िंदगी पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा और अंग देने के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। रिसिपिएंट्स को मेडिकल सपोर्ट, जिसमें डायलिसिस और अन्य सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो दी जाती है और उसकी एंग्जाइटी दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। भविष्य की खुशियों से अवगत करवाने के लिए उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और ये भी समझाया जाता है कि इस अंग लगने के बाद उसको ज़िंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा ताकि वो पहले से ही तैयार हो सके। अब मरीज़, डोनर और रिलेटिव्स को समझाने के बाद अब आती है बारी ऑपरेशन की। ऑपरेशन थिएटर्स इसके लिए खास तौर से तैयार किए जाते हैं और स्टरलाइजेशन का इसमें सबसे अहम रोल होता है। ज़्यादातर लाइव डोनर्स और रिसिपिएंट का ऑपरेशन 2 टीम्स द्वारा अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। एक टीम अंग निकालने का काम करती है और एक टीम रिसिपिएंट में अंग लगाने की तैयारी करती है। जब डोनर से अंग निकाल लिया जाता है तो उसको ठंडे फ्लूइड से वॉश किया जाता है, जो कि स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं। इससे अंग में पुराना खून व अन्य फ्लूइड्स निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अंग को मरीज में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऑपरेशन पूरा होने के उपरांत दोनों को ICU में अलग अलग रखा जाता है। रिसिपिएंट जिसको अंग लगा है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है। बाकी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस पर भी नज़र रखी जाती है
अब सर्जिकल से शिफ्ट होता है हमारा ध्यान मेडिकल ट्रीटमेंट पर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हर अंग जो लगाया जाता है उसको बॉडी फॉरेन बॉडी ही समझती है, यानी कि कोई बाहरी चीज शरीर में आ गई है और इम्यून सिस्टम इसको नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हमें प्रत्योपित अंग को बचाना है। ये सब करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है कि हम रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर कर दें, जिसे मेडिकल भाषा में इम्यूनोसप्रेशन कहा जाता है। ये तैयारियां हम ट्रांसप्लांट से पहले ही शुरू कर देते हैं। अगर हम ये ना करें तो बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है और सारा प्रोसीजर हमारा फेल हो जाता है। और इस ऑर्गन फेलियर को हम बोलते हैं रिजेक्शंस, यानी कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का दी एंड। ये 3 प्रकार से हो सकता है: हाइपर एक्यूट एकदम से, एक्यूट बहुत जल्दी, क्रॉनिक धीरे धीरे। हाइपर एक्यूट और एक्यूट रिजेक्शन अब बहुत कम देखने को मिलती हैं और ये पॉसिबल हुआ है बेहतर इम्यूनोसप्रेशन से, प्रॉपर HLA टाइपिंग से और क्रॉस मैचिंग के कारण। क्रॉनिक रिजेक्शन ये स्लो डेथ होती है ऑर्गन की, ये सालों साल लेती है इन स्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स। इसके मुख्य कारण हैं इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स की कमी, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन और अन्य इन्फेक्शन। इसके अलावा ऑर्गन की एक एज भी होती है। किडनी ट्रांसप्लांट 10 से 15 साल चलता है, लीवर ट्रांसप्लांट 10 से 20 साल तक चलता है और हार्ट ट्रांसप्लांट 10 से 15 साल चलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन पेशेंट को ICU और फिर अस्पताल में रख के घर भेज दिया जाता है और उसको अच्छे से समझा दिया जाता है कि मेडिसिन्स कैसे लेनी है और रेगुलर फॉलोअप पे दोनों को, रिसिपिएंट और डोनर को, रखा जाता है। अब ये तो बात हुई प्रेजेंट सिनेरियो की। आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट साइंस में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियां आने वाली हैं। अभी काम चल रहा है जीनो ट्रांसप्लांट पर। इसमें एनिमल्स के अंग लगाए जाएंगे ह्यूमंस में और इसका कारण होगा एंटीजन न्यूट्रलिटी, यानी कि उनको रिजेक्ट होने का चांस ही ना रहे, इसलिए उसमें कुछ जेनेटिक तब्दीलियां लाकर उसमें एंटीजन न्यूट्रलिटी लाई जाएगी। इस प्रक्रिया से आने वाले समय में ऑर्गन्स की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। दूसरी रेवोल्यूशन आ रही है ऑर्गन परफ्यूजन सिस्टम में और ये धीरे धीरे बहुत एफिशिएंट होता जा रहा है और डोनर से अंग निकलने के बाद इसका खराब होने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक नई टर्मिनोलॉजी आई है टेलर्ड इम्यूनोसप्रेशन। मरीज के हिसाब से ही इम्यूनोसप्रेशन दिया जाएगा जिससे इम्यूनोसप्रेशन का साइड इफेक्ट कम से कम किया जा सके। इसके अलावा 3D बायोप्रिंटिंग से ऑर्गन जनरेट करने की टेक्निक भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं आने वाला समय बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये सफ़र शुरू हुआ था मिथिकल ट्रांसप्लांट से और अब आ गए हैं हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन, बायोफैब्रिकेशन और 3D बायोप्रिंटिंग पर। आगे का सफ़र और बेहतर होगा और कई लोगों को ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट नई जिंदगियां देगा। मेरी हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेने वाले रिसिपिएंट को शुभकामनाएं और उनका अंग उनको फले फूले और उनको लंबी जिंदगी दे। और अंग देने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो जिंदगियां बचाते हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। धन्यवाद। Donate, donate, donate.